देख ले गोदरी खून में नहा के, वो कब तक यहां रहा अम्मा? इस बार मैंने पूछा। वो रात गए तक, उस वक्त तक जब तक उसके गुस्से की आग ठंडी ना होगी। उसने कुर्बानी न देने वाले नाफरमानों का बदला हमसे ले लिया। वो किस तरफ गया माँ? क्या तूने देखा? सब ने देखा। उसने पहाड़ों का रुख किया, उस तरफ निकल गया था वो। बूढ़ी ने एक समत इशारा किया और मैं बुलंद बाला पहाड़ियों को देखने लगा। फिर मैंने हाफू से कहा, हाफू क्या तुम इस बस्ती में ठहर कर इन लोगों के दुख दर्द बांटने की कोशिश करोगे? तेरा जो हुक्म आशौले, मैं यही चाहता हूं तुम यहाँ कायम करो। मैं नमून की तलाश में जाता हूं। तन्हा? हाफू ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, क्या अपनी औरत को भी साथ नहीं ले जाओगे आशौले? नहीं, वो मेरी तेज रफ्तारी में रुकावट बनेगी। और हाँ, तू हैरत अंगेज तौर पर तेज रफ्तार है आशौले, तेरा ख्याल दुरुस्त है। लेकिन मेरी सुन, मेरी मान, तू अगर इसे तलाश भी कर लेगा तो क्या कर सकेगा? ये वक्त बताएगा। क्या तू बस्ती वालों की बेबसी, उनकी तबाही देखने के बाद इस बात पर आमादा है कि इसे तलाश करके उसे जंग करे? जबकि यकीन रख, इनमें से फौलाद के लोग मौजूद हैं। और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तू अपनी बकवास बंद करके सिर्फ वो कर जो मैं कह रहा हूं। मैंने किसी कदर गुस्सीले अंदाज में कहा, तेरा जो हुक्म। हाँ, अभी मेरी औरत को मालूम ना हो कि मैं क्या इरादा रखता हूं। नहीं मालूम होगा। अबानी और पोशानियां बस्ती की एक औरत के नजदीक खड़ी थी। वो बस्ती वालों की जुबान नहीं जानती थी, लेकिन गम और इजहार गम की कोई जुबान नहीं होती। वह बस्ती के दुख में शरीक थी, चुनाचे किसी की मेरी तरफ तवज्जो नहीं थी। बुढ़िया ने जिस समत इशारा किया था, मैं टहलने के इस अंदाज में उसी तरफ बढ़ गया। और जब मैं उस रफ्तार से बस्ती से निकल आया कि किसी को शुबा ना हुआ, तो अचानक मैंने रफ्तार तेज कर दी। अब मैं दौड़ रहा था। मैं थोड़ी देर में वो फासला तय कर लेना चाहता था जो नैमून ने रात भर में तय किया होगा। और मेरे पैरों को पंख लग गए। मैं इंतहाई बर्क रफ्तारी से नाकाबले अबूर चट्टाने फलांगता रहा। इसके साथ ही मैं इतराफ से गाफिल भी नहीं था और मेरी निगाहें कुर्बो जवार में कोई मुहिब चीज तलाश कर रही थी। हाफू की तरह मेरे अंदर जमीन सूंघ कर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं थी, वरना मैं ये भी करता। बिलाशुबा मैंने चंद घंटों में इतना तवील सफर कर लिया जितना एक तेज रफ्तार घोड़ा सपाट मैदान में भी नहीं कर सकता था। मैं बहुत दूर निकला। अजीब बेहंगम इलाका था, जगह जगह पहाड़ियां उभरी हुई थी। हवाओं की तराश ने इन्हें अजीब अजीब नकोश दे डाले थे। कहीं वो किसी मीनार की मानद खड़ी थी, कहीं उल्टे खुद की तरह, कहीं किसी जानवर की शक्ल और कहीं किसी फैले हुए दरख्त की मानद। मैंने सफर की रफ्तार सुस्त करती। अंदाजे से मैं इतनी दूर निकल आया था जितना सफर कोई भारी भरकम दरिंदा रात भर में कर सकता था। लेकिन या तो नैमून बेहद तेज रफ्तार था, या निगाहों से रुपोश होने की सलाहियत रखता था, या तीसरी बात यह भी हो सकती थी कि मैंने इब्तदा से ही गलत समत इख्तियार की हो। मुमकिन है बूढ़ी सही रहनुमाई न कर सकी हो, या मुमकिन है नैमून ने आगे चलकर रुख तब्दील कर लिया हो। ऐसी सूरत में मैंने सोचा, ऐसी सूरत में क्या मेरा ये सफर, मेरी ये जद्दोजहद बेमानी नहीं होगी? मैं और कितनी दूर जाऊंगा? लेकिन नाकाम वापसी भी मुझे पसंद नहीं थी। बिलाखिर मैं रुक गया। भूख लग रही थी। अपने साथ खाने पीने की कोई चीज नहीं लाया था। बहरहाल मैं ऐसा ना था जिसे भूख प्यास निढाल कर सकती। मैंने चंद लम्हात में फैसला किया, मुझे नैमून की तलाश जारी रखनी चाहिए। हाफूर लड़कियां मेरे लिए मुआवन नहीं साबित हुई थी। अब वो मौजूद नहीं है तो क्यों ना थोड़ी सी कोशिश और कर डालूं। और यही फैसला करके मैं आगे बढ़ गया। मनाजर बदलते रहे। एक बार फिर सब्जा जार शुरू हो गया था और सब्जे की मौजूदगी का मतलब था पानी और शायद खुराक भी। सदियों के तजर्बे का ख्याल भला गलत हो सकता था। मुझे पानी भी नजर आ गया। एक झील थी जो इस वीराने में अपना हुस्न दुनिया की निगाहों से पोशीदा किए बैठी थी। इसने खुद को रुसवा नहीं होने दिया था और पूरी फराग दिली से इस इलाके को हुस्न बख्श रही थी। मैं पहला इंसान था जिसने इसके कंवारे बदन को छुआ, जिसकी आंखों ने इसका हुस्न लूटा। बेइख्तियार पानी में कूद पड़ने को दिल चाहा और यूं इस कंवारी झील का बदन दागदार हो गया। बड़ा शेरी पानी था। कुर्ब जवार में छोटे छोटे परिंदे नजर आ रहे थे। मैंने कई मुनासिब जानवरों की तलाश में निगाहें दौड़ाई, लेकिन जानवर भी नजर आया तो बदहेत। भला इस खूबसूरत इलाके में इसका क्या काम? वो एक रिहा शक्ल गिद्ध था, लेकिन मुझे उसकी नस्ल से क्या दिलचस्पी थी? हाँ, मैं जानता था कि उसके अंदर खासा गोश्त होगा। गिद्ध काफी फासले पर जमीन पर आ बैठा था। मैंने अपना खांडा संभाला। वैसे मुझे एहसास था कि ये इस खांडे की तौहीन है। हाथियों का शिकार करने वाला खांडा एक नन्हे से गिद्ध का शिकार करने जा रहा था, लेकिन जरूरत है। खांडा किसी कमान से निकले हुए तीर की तरह सनसनाता मेरे हाथ से निकला। गिद्ध ने को मुहिब शय अपनी तरफ आते देखी तो उसने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश की। इस तरह यह हुआ कि वो खांडे के बोझ तले दबकर चूर चूर नहीं हो गया, बल्कि इत्मीनान से उसके दो टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े अलग अलग फड़कने लगे। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और फिर गिद्ध के करीब पहुंचकर मैंने उसका आधा जिस्म उठा लिया। उसके पर नोच कर मैंने गोश्त साफ किया और फिर दूसरे हिस्से को भी साफ करने लगा। दोनों हिस्सों को साफ करके मैं झील के नजदीक आ गया। भूनने के लिए खुश्क घास मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर कच्चे से ही काम चलाया जा सकता है। लेकिन खुश्क घास दूर दूर तक नहीं थी। चुनाचे मैंने झील के पानी से उसे साफ किया और फिर मजे ले लेकर उसका गोश्त चबाने लगा।
यूं मैंने शिकारी का गोश्त शिकार किया और पेट भर लिया। चिकम शेर होने के बाद मैं चंद मिनट के लिए झील के किनारे लेट गया। यह थकन नहीं थी बल्कि इस खूबसूरत झील को खराज था। बड़ी पुरस्कून जगह थी। काफी देर तक लेटे रहने के बाद मैं उठ गया। कहाँ तलाश किया जाए इस बदबख्त नेमून को, मैंने सोचा, लेकिन हिम्मत हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहरहाल मुझे उसे तलाश करना था, इसलिए मैं फिर चल पड़ा। सब्जाजार मैदान, चटील पहाड़, दिन रात, फिर दिन और फिर तीसरी रात, न जाने कहां से कहां निकल आया था मैं, लेकिन नेमून का कोई निशान नहीं था। मेरे ज़हन पर झुल्लाहट सवार होने लगी। मुमकिन है मैं बिल्कुल ही गलत समत में उसे तलाश कर रहा हूं। तब इस रात मैंने संजीदगी से सोचा, दरअसल इब्तिदा ही गलत हुई थी। मुझे यूं नहीं चल पड़ना चाहिए था। जमीन बेहद वसी है, कोई छोटी सी जगह हो तो किसी को तलाश किया जाए। इस अंदाज में तो शायद मैं कभी उसे तलाश न कर सकूं। मुझे दूसरे तरीके इख्तियार करने चाहिए। मसलन इन बस्तियों में भटकता फिरूं, जहां नेमून की खबर मिले, वहां पहुंचने की कोशिश करूं। इस तरह मैं उसे तलाश कर सकता हूं, वरना इस सरजमीन पर तो आदमी भटकता फिरे। तलाश मुश्किल है और अब वापसी के सिवा कुछ चारा नहीं था। लेकिन मेरी जिंदगी में यह अनोखी वापसी थी। इससे कबल मैं अपने मामलात में नाकाम नहीं रहा था, लेकिन बहरहाल ये भी एक तजर्बा था और हर तजर्बा मेरे लिए दिलचस्प होता था। मैंने उस नाकामी में भी दिलचस्पी तलाश की और वापसी का सफर शुरू कर दिया। ये सफर ज्यादा तेज न था क्योंकि नाकामी का सफर था, और 3 दिन और 3 रातों में मैंने जो सफर तय किया वापसी में, उसमें पूरे 7 दिन लग गए। 7वें दिन मैंने दोबारा उस बस्ती में कदम रखा जहां के लोगों ने अब सब्र कर लिया था। वह सरनो जिंदगी की तामीर में मसरूफ हो गए थे। टूटे हुए मकानात बनाए जा रहे थे, टूटे हुए दिलों को जोड़ा जा रहा था। जो बेसहारा हो गए थे उन्हें सहारा दिया जा रहा था। न जाने अबानियां क्या सोच रही हो, न जाने हाफू ने मेरे बारे में क्या राय कायम की हो। मुमकिन है हाफू का ख्याल हो कि बिलाखिर मैं नेमून का शिकार हो गया। मुमकिन है उसके ख्याल में नेमून ने मेरे चीथड़े उड़ा दी हूं। बस्ती के पहले इंसान ने मुझे देखा और चीख पड़ा, खांडे वाला आ गया। खूब, तो इन लोगों ने मुझे नाम भी दे दिया। जाहिर है जब इन्होंने गम से निजात पाई होगी तो हम अजनबियों के बारे में भी सोचा होगा, और इस वक्त इन्होंने मुझे खांडे वाले का नाम दिया। मैं बस्ती में दाखिल हो गया और बहुत से लोग मेरे गिर्द जमा हो गए। मेरे साथी कहाँ है, मैंने उनसे पूछा। तुम्हारी दोनों औरतें झोपड़ी के अंदर मौजूद है, लेकिन हाफू को शहमूना के हरकार लेके। क्या मतलब, मैं उछल पड़ा। वह बस्ती की खबर गिरी करने आए थे। इन्हें इल्म हो गया था कि बस्ती पर तबाही नाजल हुई है। तब इन्होंने बस्ती के नुकसान का जायजा लिया और इसी दौरान इनकी निगाह हाफू पर पड़ गई। इनमें वो भी जो इस बार हाफू और उसके साथ कुछ दूसरों को कुर्बानी के लिए नेमून के मस्कन ले गए थे। हाफू को जिंदा देखकर शशते रह गए। और फिर ये बात तो तुम भी जानते हो, चौड़े खांडे वाले के हाफू की वजह से ही बस्ती पर तबाही नाजल हुई। हाँ, हाफू की साथी लड़कियां अजनबी थी, इसलिए इन्हें इन लोगों ने हाथ नहीं लगाया और वो लड़कियां एक झोंपड़े में महफूज हैं। मैं सख्ते में रह गया। बहरहाल ये उम्दा बात थी कि वो दोनों लड़कियां इनकी चुंगल से महफूज थी। वो लोग हाफू को कहाँ ले गए, मैंने पूछा। सांधारे, शमूना के दरबार में। मैंने गर्दन हिलाई। सांधारे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। हाँ, हाफू की बात दूसरी थी, वो तो बहुत कुछ जानता था। लेकिन अब हाफू कहाँ था, लड़कियां कहाँ हैं, मुझे उनके पास पहुंचाओ, मैंने कहा। और वो दोनों आदमी मेरे साथ चल पड़े। पोशियाना और अबानिया झोंपड़े में मौजूद थी और पुरस्कून थी। मैं जानता था कि दोनों के जज्बात अलग अलग थे। पोशियाना यकीनन सोच रही होगी कि अच्छा है हाफू चला गया। अब मैं उससे ये ना कह सकूंगा कि पोशियाना उसकी अमानत है और मैं उससे प्यार न कर सकूंगा। चुनाचे उसका रास्ता साफ हो गया। और अबानिया सोच रही थी कि उसका मर्द सलामत है, इसे क्या फिक्र। क्या हुआ लड़कियों, क्या वाक़या हुआ? बड़े खूनखार कुत्ते थे वो लोग आजोले। यकीनन मलका शेमोना खुद भी भयानक होगी, लेकिन वो बेचारे बस्ती वालों के लिए क्या कर सकते थे। हाँ, हाफू उनके हाथ आ गया और वो इसे लेके। बेचारी पोशियाना, इसे बहुत दिन के बाद आदमी मिला था, अबानिया ने कहा। मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। पोशियाना गुराई। अबानिया उसे जरूर हैरत से देखने लगी थी, लेकिन मुझे उस पर हैरत नहीं हुई। मैं झोंपड़े में एक जगह बैठ गया। अब मुझे नए सिरे से हालात का जायजा लेना था। हाफू की जिंदगी खतरे में थी। मुमकिन है उन लोगों को मेरे बारे में भी मालूम हो जाए। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? मैं पोगास की बस्ती से बहुत दूर निकल आया था। अब वापस इसी बस्ती में जाकर इन दोनों लड़कियों को छोड़ना हमाकत थी। क्यों ना इन्हें इस बस्ती में छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। बिला वजह उलझन पालने से क्या फायदा। गो हर दौर में औरत मेरी जरूरत रही थी। मैंने बाकायदा औरतें पाली थी, लेकिन वो मेरे लिए इतनी उलझन नहीं बनी थी। अगर मैं अबानिया और पोशियानिया को यहाँ छोड़कर आगे बढ़ जाऊं तो इनका क्या बनेगा। मैंने तजिया किया तो अंदाजा हुआ कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगी। वो इन लोगों की जुबान भी नहीं जानती। ये लोग उन्हें अपनों की हैसियत से कबूल नहीं कर सकते, बल्कि मुमकिन है वो इनकी जिंदगी के गाहक बन जाए, क्योंकि हाफू की वजह से इन पर मुसीबत आई थी और हाफू बहरहाल इन लड़कियों का साथी है। कोई सूरत नहीं थी, इन बलाओं को गले लगाना ही पड़ेगा। हाफू को बहरहाल मैंने अमान दी थी, मैंने उसकी जिंदगी बचाई थी, वो मेरा साथी था। और फिर सवाल हाफू की जिंदगी का ही नहीं था, सानहारे की दिलकशी भी मेरी निगाहों में थी। वो जगह जहां शमूना हुकूमत करती थी। मैं इस पुरस्रार मलका को देखने का मुतमनी था। चुनाचे मैंने फैसला कर लिया कि दोनों लड़कियों को लेकर सानहारे की तरफ चल पड़ूं। बस्ती के रोने वाले अब भी रो रहे थे। कभी कभी किसी तरफ से रोने की आवाजें उभरती और फिर बहुत से इनमें शामिल हो जाते। यह माहौल मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प नहीं था, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहता था। क्या सोच रहे हो अचौले?
अबानिया ने मेरे नजदीक आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर प्यार भर लहजे में कहा, और मैंने चौंक कर अबानिया और पोशियानिया को देखा। पोशियाना इस तरफ देख रही थी और इसकी आंखों में नफरत और रकाबत की आग रोशन थी। कुछ नहीं अबानिया, मुझे हाफू से हमदर्दी है। बेचारा एक बार जिंदगी बच गई थी, फिर इन लोगों के हाथों में जा पड़ा। हमें इसकी मदद करना होगी अबानिया। जरूर आशौले, बेशक उसे हमारी मदद की जरूरत है। अबानिया जल्दी से बोल पड़ी। उसने मजीद सफर की सौबत का कोई एहसास नहीं किया था और यही अबानिया की खूबी थी जिसे मैंने हमेशा पसंदीदगी की निगाह से देखा था। इसकी तलाश में वक्त जाया करने से फायदा आशूले। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, यहां से बस्ती में वापस चलो, मुझ में अब और चलने की सकत नहीं है, पोशियाना ने कहा। अबानिया ने एक बार फिर हैरत से उसे देखा और फिर मुलामत करने वाले अंदाज में बोली, तू कैसी औरत है पोशियाना, तेरा मर्द है दुश्मनों में जा फंसा है, तुझे उसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। और अबानिया की इस बात पर पोशियाना की आंखें शोले बरसाने लगी। वो आहिस्ता से खड़ी होगी। उसकी कैफियत किसी खूंखार बिल्ली की सी थी और वो खौफनाक अंदाज में अबानिया को घूर रही थी। तुझे मेरे बारे में बात करने का हक किसने दिया है अबानिया? बोल, तू मेरे मामले में क्यों बोली? मुमकिन है मैं पोशियाना की तरफ इस वक्त तक न देखता जब तक वो अबानिया पर हमला न कर देती, लेकिन उसके लहजे की सफाकी और उसकी आवाज की दरिंदगी ने मुझे चौंका दिया। मैंने पोशियाना का चेहरा देखा और घबरा कर खड़ा हो गया। जवाब दे, पोशियाना चीखी और उसके साथ ही वो दांत किचकिचाकर अबानिया पर झपटी, लेकिन चूंकि मैं होशियार हो गया था इसलिए दूसरे लम्हे मैंने पोशियाना की कमर में हाथ डालकर उसे लटका दिया। अब सूरत हाल बड़ी मधक्का खेज थी। पोशियाना मेरी बगल में लटकी हाथ पांव चला रही थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से मेरा बदन नोचने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर एक भी निशान नहीं डाल सकी थी। ये उसकी बस की बात नहीं थी। रह गई अबानिया तो वो मुतहय्यराना निगाहों से पोशियाना को देख रही थी। बिलाखिर पोशियाना की जद्दोजहद सुस्त पड़ गई और जब वो खूब थक गई तो मैंने उसे बेदर्दी से जमीन पर पटक दिया। ऐसी हरकतें न कर पोशियाना कि मुझे तुझसे नफरत हो जाए। मैंने बिगड़े हुए अंदाज में कहा, तुम देखो प्रोफेसर, औरत किसी भी दौर में हमाकत से बाज नहीं रही और अमूमन मेरे लिए उलझन बनती रही। इस बार भी मैं 2 औरतों के चक्कर में फंस चुका था, लेकिन प्रोफेसर तुम अपने हिसाब से उम्र का वो हिस्सा गुजार चुके हो जो औरत की दिलकशी का पैमाना होता है। अपने तजर्बे के साथ कहो कि क्या औरत की उलझन दुनिया की सबसे बड़ी उलझन नहीं? इस सवाल का जवाब देने के लिए प्रोफेसर ने लब खोले, लेकिन उसे एकदम एहसास हो गया और वो कुछ ना बोल सका। अलबत्ता उसके चेहरे के तासुरात ने बहुत कुछ कह दिया था। फरजाना और फरोजा सर झुकाए बैठी थी। तुमने जवाब नहीं दिया प्रोफेसर, कहानी जारी रखो, तुम मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हो, प्रोफेसर ने कहा और उसने एक हल्का सा कहकर लगाया, फिर बोला, तो प्रोफेसर वो औरत पोशियाना जमीन पर गिरकर चोट खाई हुई नागन की तरह लहरें लेने लगी और फिर उठकर बैठ के, मैं कह चुकी हूँ मैं बस्ती के सिवा कहीं नहीं जाऊंगी। उसने कहा, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा, तू यहाँ चाहे तो रह सकती है और अगर बस्ती वापस जाना चाहती है तो यहाँ मैं तेरे लिए सिर्फ एक घोड़े का बंदोबस्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ घोड़े देखे। तू मेरे साथ नहीं जाएगा शौले? नहीं, मैं हाफू की तलाश में जाऊंगा, मैंने कहा और फिर मैं अबानिया का हाथ पकड़कर बाहर निकला। बस्ती के लोग जगह जगह जमा थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हमें देखते ही वो खामोश हो गए, लेकिन मैंने उनकी निगाहों में नफरत देखी थी तो वो अमल शुरू हो गया जिसकी मुझे उम्मीद थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं एक टोली के नजदीक पहुंच गया और वो सब मुंतशिर हो गए। तुम्हारा बस्ती का सरदार कौन है? मैंने पूछा और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर उनमें से एक ने दूर एक टोली की तरफ इशारा किया। सरदार इन लोगों में शरीक है और तुम्हारे बारे में गुफ्तगू कर रहा है, उसे मेरे पास बुलाओ, मैं खुद उससे अपने बारे में गुफ्तगू करूंगा। तुम खुद सरदार के पास जाओ, वो तुमसे बरतर है, वो मुझ पर अपनी बरतरी साबित नहीं कर सकता। जाओ सरदार से कहो कि मैं उसे तलब करता हूँ। अगर तुमने सरदार के बारे में बुरी गुफ्तगू की तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। वो बिफर कर बोले। लावा पक चुका था। इन सीधे साधे और मुसीबत ज़दा लोगों पर गुस्सा भी क्या आता। मैं खुद ही सरदार की तरफ चल पड़ा। दूसरे लोग मेरे पीछे चल दिए। जिधर से मैं गुजरता लोग मेरे साथ होले थे, यहाँ तक कि मैं सरदार के पास पहुंच गया। वो एक बूढ़ा और चेहरे से सीधा आदमी मालूम होता था। क्या तुम बस्ती के सरदार हो? मैंने पूछा। हाँ, बस्ती वालों ने मुझे सरदार बनाया है। तुम और दूसरे लोग मेरे बारे में क्या गुफ्तगू कर रही थी? इस बात पर सरदार की पेशानी पर चंद लकीरें नमूदार हुई। फिर उसने गर्दन अकड़ा कर कहा, हमने तुम्हें दुश्मनों में शुमार किया। क्यों? इसलिए कि तुमने हाफूर उसके साथियों की जान बचाकर नैमून को गजब पर उकसाया और हमारे ऊपर मुसीबत नाज़िल होगी। सरदार ने जवाब दिया, सुनो सरदार, मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? नैमून की कुर्बानी के लिए मलका शहमूना अपने खास लोगों का इंतखाब करके भेजती है। नहीं, वो हम में से होते हैं। क्या तुम में से किसी को यकीन है कि कभी उसकी बारी नहीं आएगी? नहीं, मलका शहमूना जिसे तलब करेगी उसे जाना पड़ेगा। क्या हाफूर उसके साथी तुम में से नहीं थे? उनका ताल्लुक मुख्तलिफ बस्तियों से था, लेकिन वो बहरहाल हमारे अपने थे। तो तुम्हारे अपनों की जान बचाकर मैंने तुमसे दुश्मनी की है? मैंने सवाल किया और उस सवाल पर वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वो उलझन में पड़ गए। फिर उनमें से एक ने कहा, लेकिन अगर तुम उनकी जान ना बचाते तो हमारे इतने आदमी मौत का शिकार ना होते। सुनो, अगर नैमून वहां जाता जहां वो लोग बंधे हुए थे तो यकीन करो तुम लोग नैमून के अजाब से हमेशा के लिए आजाद हो जाते। और सुनो, मैंने तुम्हारी बस्ती का रुख इसलिए किया था कि नैमून से तुम्हारी जान बचाऊं। और जब मैंने सुना और देखा कि नैमून तुम्हें नुकसान पहुंचाकर चला गया है तो मैं उसकी तलाश में निकल गया। और यकीन करो, अगर नैमून मुझे नजर आ जाता तो मैं तुम्हें उसकी लाश दिखाने ले चलता। क्या इसके बावजूद तुम मुझे अपना दुश्मन गर्दानते हो? तुम नैमून को हलाक करना चाहते हो? तुम एक हकीर इंसान। सरदार ने हकार से कहा। हाँ, और इत्मीनान रखो, मैं ही उसे हलाक करूंगा। मालूम होता है कि तुम हमारे लिए किसी बड़ी तबाही के इंतजाम कर रहे हो। जरूर तुम हमारे ऊपर तबाही लाओगे। नैमून कहर का देवता है और तुम एक आम इंसान। नैमून देवता नहीं है, वो सिर्फ एक खूनखार दरिंदा है और मैं उसे हलाक कर दूंगा।
तुम लोग यकीन रखो, बेकार बातें मत करो खांडे वाले अजनबी। हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन इससे कबल क्या हम तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने के बारे में सोचें? बेहतर है तुम दोनों अजनबी औरतों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हम तुम्हें फौरन निकल जाने का हुक्म देते हैं, सरदार ने कहा। और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे गजब को आवाज मत दो, जो नैमून के कहर से ज्यादा खौफनाक है। मेरी बातें गौर से सुनो। नैमून मेरे खांडे की जरबों की ताब नहीं ला सकेगा। मुझे मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन इससे कबल हाफू की जिंदगी बचाऊंगा। मुझे सानहारे का रास्ता बताओ। मैं शमूना से कहूंगा कि वो हाफू को वापस करते। मैं उसके लोगों को नैमून से निजात दिला दूंगा। खूब खूब, अगर तुम्हारी मौत ही आ गई है अजनबी, तो हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक क्यों करें? पहले हमने यही सोचा था कि तुम्हें और दोनों औरतों को गिरफ्तार करके शमूना की खिदमत में पेश कर दें, लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि अगर शमूना को तुम्हारी जरूरत होती तो इसके हरकारे वापस तुम्हारी तलाश में आते, या फिर अगर तुम ना मिलते तो तुम्हारी औरतों ही को ले जाते। बहरहाल अगर मौत तुम्हें आवाज दे रही है तो जाओ, सानहारे का रास्ता खुला हुआ है। हमें किस तरफ जाना होगा? मैंने सब्र सुकून से पूछा। मुश्किल रास्ता नहीं है। भूरे मैदान को पार करने के बाद एक रहनुमा नदी मिल जाएगी, इसी के किनारे किनारे सफर करते रहो, सानहारे पहुंच जाओगे। फासला कितना है? मैंने पूछा। तुम्हें कई चांद चलना पड़ेगा। सानहारे स्याह पहाड़ियों की दूसरी समत है। आग उगलने वाला तुम्हें उसकी खबर देगा। स्याह पहाड़, आग उगलने वाला, मैंने सोचा। बहरहाल इन बातों को मैंने ज़हन नशीन कर लिया और फिर मैंने उनसे आखिरी बात की। गौदरी वालों, मैंने तुम्हारे पास घोड़े देखे हैं, मुझे 3 घोड़े दरकार होंगे। अहमक अजनबी, हम तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेंगे। तुम यहाँ से गजा का एक दाना नहीं ले जा सकोगे। घोड़े तो बहुत दूर की बात है, सरदार ने घुरा कर कहा। और अहमक सरदार, तूने मेरे सबर का इम्तिहान ले लिया। इससे कबल के मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूं और इससे कबल के मैं हर उस आदमी को कत्ल कर दूं जो मेरे सामने आकर मुजामत करे। इससे कबल के बस्ती की औरतें कुछ और लोगों के लिए रोएं बैन करें। मेरे साथ आ और मेरे दावे की तस्दीक कर। सुन, मैंने जो कुछ कहा है हकीकत है। नैमून को मैं ही कत्ल करूंगा। आ मेरे साथ आ। मैंने आगे बढ़कर सरदार की कलाई पकड़ ली और लोग चीख पड़े। दूसरे हाथ से मैंने खांडा संभाल लिया और गरज कर दूसरे लोगों से कहा, सब खामोशी से मेरे पीछे चले आओ। अगर किसी ने कोई हरकत की तो जिंदगी नहीं बचेगी। लोग हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। इनके चेहरे गुस्से से बिगड़े हुए थे, लेकिन ये अच्छी बात थी कि उन्होंने मेरी बात पर गौर किया और किसी ने सरदार को मेरे चुंगल से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मैं उसे लिए हुए ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ बड़े बड़े और तनावर दरख्त थे। तब मैंने सरदार का हाथ छोड़ दिया और अपने लंबे चौड़े खांडे को दाहिने हाथ में पकड़ लिया। नैमून का हशर भी इसी से मुख्तलिफ नहीं होगा। कोतरी वालों, देखो, मेरी बात का यकीन कर लो। और इसके साथ ही मैंने खांडा तोला और एक दरख्त के तने के दरमियान मार दिया और मेरे खांडे को कोई कबाहत नहीं हुई। मुझे उसकी धार पर पूरा एतबार था। हाँ, बस्ती वालों को आने वाले दरख्त से बचने के लिए छलांगे लगाना पड़ी थी। मैंने लपक कर दूसरे दरख्त पर वार किया और मोटा तना साबुन की तरह कट गया और यके बाद दीगरे मैंने कई दरख्त काट डाले। बस्ती वाले दहशत से चीख पड़े। वो खफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। गिरते हुए दरख्तों से भी जान बचाना थी। थोड़ी देर में कई दरख्त ढेर थे। तब मैंने खांडा एक तरफ डाल दिया और इस बार मैंने खाली हाथों से एक दरख्त पर जोर आजमाई की। पटी पटी आंखों से देखने वालों ने दरख्त की जड़ उखड़ते देखी, जो अपने साथ मिट्टी का पहाड़ लिए जमीन से निकल रही थी, और ये आखिरी दरख्त भी जमीन बोस हो गया। तब बस्ती वालों ने खौफजदा अंदाज में कहा, बस कर खांडे वाले, हम तेरी कुव्वत के कायल हो गए। बिलाशुबा हम तेरे अजाब में गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन तू रहम का देवता है। तूने हमारे ऊपर रहम किया और हमें अजाब न दिया। हमसे गलती हुई थी, हमें माफ करते। रहम के देवता, हमें माफ करते। और मैंने कहा है कि मैं नैमून को कत्ल कर दूंगा, मैं इसे हलाक कर दूंगा और इसके बाद वो तुम्हारे लिए अजाब न बन सकेगा। क्या तुमने इस पर एतबार किया? बिलाशुबा तेरी कुव्वत नैमून से कम नहीं है, सिवाय इसके कि तेरी कुव्वत पोशीता है और वो जाहिर है। वो किसी दरख्त की मानिद कदावर है। तू आम इंसानों की शक्ल में है, इसलिए हम तुझे ना पहचान सके। क्या तू आसमानों से हमें नैमून से बचाने के लिए उतरा है? बस इन बातों के बजाय वो करो जो मैं कह रहा हूँ। मुझे 3 घोड़े दरकार है और रास्ते के सफर के लिए गजा। तुम ये चीजें मुझे फराम कर दो, मैं सानहारे का सफर करूंगा। हाँ, हाफू की जान बचाऊंगा और उसके बाद नैमून को तलाश करूंगा। सो प्रोफेसर ताकत की बर्तरी का हर दौर में एतराफ किया गया। ताकतवर के लिए इब्तिदा से आज तक जो आसानियां रही हैं, कमजोरों को नहीं हासिल हो सकी। बस्ती वालों ने 3 शानदार और मजबूत घोड़े मुहैया कर दिए। इसके अलावा उन्होंने खाने की बेशुमार अशिया उन घोड़ों पर बार कर दी थी। तब मैं दोनों लड़कियों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम सफर के काबिल हो? खिलाफे मामूल अबानिया के साथ साथ पोशियाना भी खामोशी से उठ गई, लेकिन मैंने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। हाँ, जब हम घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से निकले तो मैंने रास्ते में कहा, मैं इस वक्त भी तुम पर जबर नहीं करूंगा पोशियाना। आखिरी वक्त है, फैसला कर लो। मेरे साथ मसाइब है और दूसरा रास्ता बहरहाल तुम्हारी बस्ती तक जाता है। मैं तनहा बस्ती न जा सकूंगी। पोशियाना खिलाफे तवक्का नर्म लहजा में कहा, हाँ, इसमें भी दुश्वारियां हैं। अगर तुम चाहो तो गौदरी में रहकर हमारा इंतजार करो। हाँ, वापसी पर तुम्हें लेते चलेंगे। नहीं आशौले, मैं खुशी से तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, पोशियाना ने कहा। यह बहुत अच्छी बात है आशौले, पोशियाना हमारे साथ रहेगी। और सुन पोशियाना, तू चाहे तो इस वक्त तक आशौले की तन्हाइयां उस तरह हासिल कर सकेगी जिस तरह हमने पहले मुआहदा किया था, और तू इस मुआहदे में शरीक भी रह चुकी है, जब तक तेरा मर्द वापस न मिल जाए। फराख दिल अबानिया ने कहा,
लेकिन पोशियाना ने उस फराग दिलाना पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश रही। कितने अदवार बीत चुके हैं प्रोफेसर। औरत नर्मो नाजुक बदन और नर्मो नाजुक तबीयत की मालिक है। खामोश है। खुद को बहुत से पर्दों में छुपाने की कोशिश में कामयाब हो गई है। लेकिन मेरा सदियों का तजर्बा है, कवि हैकल मखलूक जज्बात के इजहार में हमेशा बेतकल्लुफ रही है। लेकिन एक दौर में औरत की हकीकत भी बेनकाब हो रही है, जब वो सादगी से अपनी हर जरूरत का इजहार कर देती थी। और मैंने देखा प्रोफेसर की कवि हैकल मखलूक बहुत सी जरूरियात से दो चार रहती है। इसे खुराक पैदा करना होती है, इसे घर बनाना होता है, इसे दुश्मनों से जंग करना पड़ती है। इसे जब औरत की जरूरत होती है तो वह बेतकल्लुफ से उसका इजहार कर देती है। लेकिन औरत की सबसे बड़ी जरूरत मर्द रहा है। औरत ने हमेशा मर्द के बारे में सोचा है। इसकी परेशानी मर्द है, इसकी ख्वाहिश मर्द है। और ये दिलचस्प बात है प्रोफेसर कि औरत की खामोशी ने मर्द को शिकस्त दे दी है। यह मखलूक जब्त की माहिर है और इसी जब्त ने इसे फतेह से हमकिनार किया है, वरना इसकी जरूरत मर्द से कहीं ज्यादा शदीद है। अगर मर्द जब्त कर सकता प्रोफेसर, तो तुम यकीन करो औरतें सड़कों पर मर्दों के लिए कत्लेआम करते, तारीख के बहुत से रुख बदले होते, लैला मजनू के लिए सहरा गर्दी करती, शीरीन फरहाद से जुए शीर निकलवाने के बजाय उसके लिए शीर का इंतजाम करती, और ना जाने क्या क्या होता। प्रोफेसर हंस पड़ा। फिरोजा और फरजाना भी अपनी हंसी न रोक सकती थी। मैंने एक एक लफ्ज दुरुस्त कहा है प्रोफेसर। पोशियाना ने अबानिया की फराग दिली का कोई जवाब नहीं दिया। न जाने किस तसव्वुर के साथ उसने खुद को बदल लिया था। शायद उसके दिल में भी वही बात हो जो अबानिया ने कही थी। हमारे घोड़े बस्ती से दूर निकल आए। बस्ती वालों ने जो रास्ता बताया था, मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। और जब चांद निकला तो हम एक खूबसूरत नदी के मोड़ पर खड़े थे। बड़ी तवील और अरीज नदी थी, पानी से लबरेज, और उसने अपने दोनों किनारों को सरसब्ज कर रखा था। चुनांचे एक सब्जाजार पर हमने रात गुजारने का फैसला किया। पोशियाना पुरस्रार तौर पर खामोश थी। वो हमसे दूर घास पर दराज होगी, गोया उसने हम दोनों के लिए खलवत मुहैया कर दी थी। खाने से फारिग होकर हम आराम करने लेट गए। हमारे घोड़े भी शकम सेर हो गए थे। अबानिया मेरी गोद में सर रख के लेटी चांद को देख रही थी और मेरी निगाहें पानी से खेलती हुई चांदनी पर जमी हुई थी। आशोले, अबानिया ने मुझे पुकारा और मैं चौंक पड़ा। क्या बात है अबानिया? मुझे पोशियाना से हमदर्दी है। वो किस कदर खामोश है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, वो अब भी तुझे चाहती है आशोले, सिर्फ तुझे। क्या मतलब? मेरा ख्याल है उसे हाफू कभी पसंद नहीं आया। अगर मैं तेरा कुर्ब हासिल करने के बाद किसी और की आगोश में डाल दी जाऊं तो मैं भी खुश न रह सकूंगी आशोले। और मैं जानती हूँ कि पोशियाना भी तेरा कुर्ब हासिल कर चुकी है। ओह, हाफू भी कभी हैकल नौजवान था। तेरी सी बात कहाँ मुमकिन है? तू दुरुस्त कह रही हो। ये रात उसे दे दे आशोले, मैं खुशी से तैयार हूँ। अबानिया ने कहा। तू बहुत अजीम है अबानिया, बेशक तेरा सीना बहुत कुशादा, लेकिन तू जानती है मैं पोशियाना को तलब नहीं करूंगा। और मैं ये नहीं चाहूंगा कि तेरे दिल पर मैल आए। मैं पोशियाना को तेरी आगोश में लाऊंगी। चुनाचे मैंने अबानिया की खुशी पूरी करने का इजहार कर दिया और अबानिया पोशियाना के नजदीक पहुंच गई। वो उससे गुफ्तगू करने लगी। मैं इन दोनों की जानिब से लापरवाह हो गया जब मुझे उनसे कोई सरोकार न हो। लेकिन जब काफी देर गुजर गई तो मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा और मेरी आंखों में हैरानगी उभर आई। अबानिया तनहा वापस आ रही थी। खूब, मैंने दिल ही दिल में कहा। पोशियाना का ज़हन साफ नहीं था। अबानिया मेरे नजदीक पहुंच गई। क्यों? मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो कीना परवर औरत है, अबानिया ने कहा। क्या बात हुई? मैंने उसे साफ दिली से पेशकश की, लेकिन उसने इस पेशकश को नफरत से ठुकरा दिया। ओह, क्या कहने लगी? उसने कहा कि वो मर्द के बगैर भी जिंदा रह सकती है। उसका मर्द हाफू है, आशौले ने। उसने मेरा मजाक उड़ाया। कहने लगी, क्या मैं आशौले की जरूरत पूरी नहीं कर सकती जो दूसरी औरत का सहारा लेने आई हूँ? वो किसी तौर तैयार नहीं हुई। जाने दो अबानिया, मुझे उसकी नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैंने अबानिया को आगोश में घसीट लिया और वो मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के बाद वो बेखुद हो गई। उसे माहौल का कोई एहसास नहीं था, लेकिन मेरी निगाहों ने पोशियाना को देख लिया। उठकर बैठ गई थी और उसकी निगाहें हम दोनों पर गड़ी हुई थी। न जाने उसके ज़हन में कौन कौन से तूफान उठ रहे थे। जहन्नुम में जाए, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। चुनाचे में उसकी जानिब से लापरवाह हो गया। फिर जब थकी हुई अबानिया मेरी आगोश में गहरी नींद सो रही थी तो मैंने एक बात सोची, कहीं जोश रकाबत में पोशियाना अबानिया की जिंदगी लेने की कोशिश न करे। और यह ख्याल तशवीशनाक था। मुझे अबानिया की हिफाजत करना होगी।